फिल्म की शुरुआत में हम एक अंडरग्राउंड फाइट देखते हैं जहां दो फाइटर्स एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे होते हैं। आज उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे क्योंकि उनमें से एक फाइटर बहुत ज्यादा वायलेंट था और उसका पूरा शरीर अलग अलग टैटूज से भरा हुआ था। वह फाइटर पहले अपने ओपोनेंट से मजाकिया अंदाज में लड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है वह 3 या 4 पंचेस में ही दूसरे फाइटर को मार देता है। तभी वहां एक आदमी काली हुडी पहनकर आता है और आते ही उस खतरनाक फाइटर को चैलेंज करता है। वह कोई और नहीं बल्कि उस शहर का सबसे मशहूर और सबसे खतरनाक फाइटर मॉस्को होता है। उसे देखते ही वह वायलेंट फाइटर पीछे हट जाता है। वह कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं मॉस्को से फाइट नहीं करना चाहता, मुझे अपनी लाइफ प्यारी है। इसी वजह से वह वहीं फाइट बंद कर देता है और अपनी हार मान लेता है। इस तरह मॉस्को बिना लड़े ही विनर घोषित कर दिया जाता है और उसे प्राइज भी दिया जाता है। वहाँ एक लड़की भी होती है जिसका नाम जेना था। ये सब देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। असल में वह मॉस्को को नहीं जानती थी और वह यहाँ से लगभग 200 माइल्स दूर से आई थी। उसे अपने लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी। मॉस्को को देखकर जेना तुरंत समझ जाती है कि इससे बेहतर बॉडीगार्ड उसे कहीं नहीं मिल सकता। इसी बीच मॉस्को वहाँ से जाने लगता है। जब मॉस्को अपनी कार के पास खड़ा होता है तभी एक आदमी आता है और एक तेज डैगर मॉस्को के पेट में घोंप देता है, लेकिन मॉस्को उससे कहता है, मैं तुम्हारी पहली गलती माफ करता हूँ। अगर तुमने मुझ पर फिर से हमला किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें नाइफ पकड़ने का भी मौका नहीं दूंगा। ये सुनते ही वह आदमी बहुत डर जाता है और मॉस्को को मारे बिना वहां से भाग जाता है। असल में किसी ने उसे मॉस्को को मारने का डील दिया था, लेकिन मॉस्को कोई आम फाइटर नहीं था। वहां मौजूद हर कोई मॉस्को से डरता था। इसके तुरंत बाद जेना मॉस्को का पीछा करती हुई उसकी कार के पास आती है। वहां मॉस्को अपने जख्म पर बैंडेज की जगह टेप लगा रहा होता है क्योंकि उस बेचारे के पास बैंडेज खरीदने के पैसे भी नहीं थे। जो पैसे उसे रिवॉर्ड में मिले थे वह उसने अपने अगले ओपोनेंट को दे दिए थे ताकि वह अगले कुछ दिन गुजार सके। जेना ने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वह कहती है, आपका दहशत इतना ज्यादा है कि लोग आपको मुफ्त में पैसे दे देते हैं, लेकिन आपके पास दवा लेने तक के पैसे नहीं है। इस पर मॉस्को कहता है, अगर तुम ज्यादा घमंड दिखाओगी तो कल का सूरज नहीं देख पाओगी। फिर वह जेना से कहता है कि टेप पकड़ो। इसके बाद वह अपने जख्म को साफ करता है और उस पर टेप लगा लेता है। जेना कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा था कि आप लड़कियों से प्यार से बात करते होंगे, इसलिए मैं आपसे मजाक कर रही थी। इस पर मॉस्को अब सख्त लहजे में जवाब देता है और कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जेना कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम, बस आप मेरे बॉडीगार्ड बन जाइए और मेरी प्रोटेक्शन कीजिए। मॉस्को कहता है, प्रोटेक्शन? और वह भी तुम्हारी? आखिर तुम्हें किससे खतरा है? इस पर जेना कहती है, किसी से नहीं, बस मेरी इच्छा है कि मेरा भी एक पर्सनल बॉडीगार्ड हो। मॉस्को कहता है, मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होगी, इसलिए मुझे तुम्हारे काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जेना कहती है, मैं अभी आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकती, इसलिए मेरा नंबर रख लीजिए, जब जरूरत हो कॉल कर लेना, मैं आपको अपने काम के लिए मजबूर नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि रात के समय मॉस्को एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में आराम से सो रहा होता है। हमें पता चलता है कि मॉस्को का अपना कोई घर भी नहीं है और वह हर रात उसी पेट्रोल पंप पर आकर रुकता था। इसकी वजह से वहां का ओनर परेशान हो जाता है और मॉस्को के खिलाफ पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस मॉस्को से कहती है कि वह वहां से अपनी कार हटा ले। मॉस्को किसी झगड़े में नहीं पड़ता और तुरंत अपनी कार लेकर दूसरी जगह जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वह अपनी कार को ट्रेन ट्रैक पर रोक देता है। असल में अब वह इस दुनिया से थक चुका था, इसलिए मॉस्को अब जीना नहीं चाहता था। वह कार बंद कर देता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जब ट्रेन करीब आती है तो वह तुरंत कार स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इसी वजह से ट्रेन उसकी कार को जोर से टक्कर मार देती है। कार काफी दूर जाकर गिरती है, लेकिन किस्मत से मॉस्को को ज्यादा चोट नहीं आती। अब अगला सीन एक बस का है, जहाँ हम देखते हैं कि मॉस्को अब उस औरत द्वारा बताए गए एड्रेस पर जा रहा होता है। बस से उस टाउन में उतरने के बाद मॉस्को जेना का इंतजार करने लगता है क्योंकि जेना ने कहा था कि वह बस स्टेशन पर उसे लेने आएगी, लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं होता, इसलिए मॉस्को वहीं खड़ा रहता है। तभी सामने एक बुक शॉप से बहुत कम उम्र की एक लड़की बाहर आती है और मॉस्को से अंदर आने को कहती है। इसी वजह से मॉस्को शॉप में चला जाता है, लेकिन तभी उस लड़की का फादर वहां आ जाता है और उससे कहता है, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर मॉस्को कहता है, मुझे रोड हाउस जाना है। वो आदमी कहता है, यहाँ से सीधे जाओ, 5 मिनट में रोड हाउस पहुंच जाओगे। इस पर मॉस्को दोनों का शुक्रिया अदा करता है और अपना लगेज लेकर पैदल ही रोड हाउस की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह रोड हाउस पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि ये कोई घर नहीं बल्कि एक बार है। जैसे ही वह अंदर आता है वह अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। बार में मौजूद सभी लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे होते हैं। जब मॉस्को अपनी ड्रिंक उठाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ ड्रिंक्स सिर्फ रात में मिलती है, इसलिए मॉस्को वहीं कॉफी लेकर बैठ जाता है और बारटेंडर से कहता है कि वह जेना से मिलना चाहता है। उस बारटेंडर का नाम लीना था। वह कहती है, जेना तुम्हारे ठीक पीछे है। जब मॉस्को पीछे देखता है तो जेना तुरंत अपनी कैबिन में चली जाती है। इसके बाद मॉस्को लीना से कहता है, आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है।
बॉडीगार्ड की नहीं, और यहाँ जेना की लाइफ को भी कोई खतरा नहीं है। तो क्या मैं सिर्फ यहाँ बैठने के पैसे लेने आया हूँ? इस पर लीना कहती है, तुम्हें रात में सब पता चल जाएगा। जैसे ही रात होती है वे देखते हैं कि क्लब में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिन्हें कुछ बारटेंडर्स अलग कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ 7 या 8 गुंडे आ जाते हैं। आते ही वे बार में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉस्को उन्हें बस मुस्कुरा कर देखता रहता है। जेना अपनी कैबिन में बैठकर यह सब देख रही होती है। फिर वे गुंडे एक पूल टेबल के पास आते हैं, जहाँ वे एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। यह देखकर मॉस्को आखिरकार अपनी सीट से उठता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह बारटेंडर से वहां से हट जाने को कहता है। यह देखकर उन गुंडों का लीडर, जिसका नाम जेसन था, मॉस्को से कहता है, देखो ब्रो, लगता है तुम यहाँ नए हो, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो वरना मुफ्त में मारे जाओगे। लेकिन मॉस्को कहता है, ठीक है, तुम विलन हो और मैं हीरो हूँ, और तुम जान लो हीरो हमेशा विलन को मारता है। यह कहकर मॉस्को बाहर आ जाता है और वे सारे गुंडे भी उसके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मॉस्को पर बहुत गुस्सा था। जैसे ही वे बाहर आते हैं, वे मॉस्को को मारने की धमकी देने लगते हैं। उनकी फाइट के दौरान बाकी लोग भी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ मॉस्को जेना से कहता है, इन 2 कौड़ी के गुंडों के लिए तुम मुझे इतनी दूर से बुलाकर लाई हो, इन्हें तो कोई भी हरा सकता है। इतने में चारों तरफ से वे गुंडे मॉस्को को घेर लेते हैं, लेकिन मॉस्को जरा भी नहीं डरता, और अचानक जेसन के चेहरे पर एक जोरदार स्लैप पड़ता है। इसके बाद जैसे ही सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मॉस्को एक एक करके सबको तोड़ देता है। मॉस्को एक ही पंच में उन गुंडों के लीडर को ढेर कर देता है। बाकी लोग ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और मॉस्को को बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगती है। जेना को भी ये देखकर बहुत राहत मिलती है, क्योंकि आखिरकार मॉस्को ने साबित कर दिया कि वही उसके रोड हाउस की सिक्योरिटी के लिए सबसे सही आदमी है। इसके बाद मॉस्को उन गुंडों के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। असल में मॉस्को को जो जख्म पिछली रात लगा था उस पर बैंडेज करवानी थी, इसलिए जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचा, एक डॉक्टर ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह कहती है, आप वही है ना जो जेना के रोड हाउस की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं? ये सुनकर मॉस्को थोड़ा हैरान हो जाता है। वह कहता है, यहाँ खबर आग की तरह फैलती है। इस पर डॉक्टर कहती है, क्यों नहीं फैलेगी, ये टाउन बहुत छोटा है। वैसे मेरा नाम ग्वेन है, चलिए मैं आपके जख्म पर बैंडेज कर देती हूँ। इसके बाद ग्वेन मॉस्को के जख्म पर बैंडेज कर देती है। जब मॉस्को वहाँ से जाने लगता है तो वह डॉक्टर से कहता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब सैलरी मिलेगी तो मैं जरूर लौटा दूंगा। इस पर ग्वेन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जेना ने इन सब के पैसे पहले ही दे दिए हैं। थोड़ी देर बाद मॉस्को रोड हाउस में आता है, जहाँ जेना भी मौजूद होती है। जेना कहती है, आज बहुत समय बाद यहाँ के लोगों में थोड़ी प्रोटेक्शन की उम्मीद जगी है और तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आए, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक बोट में सो रहा है। ये बोट जेना की थी, जिसे उसने अब मॉस्को को गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मॉस्को को बोट्स बहुत पसंद है। सुबह जब मॉस्को उठता है तो लीना उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। लीना मॉस्को के शरीर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लीना मॉस्को से पूछती है, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन या पेरेंट्स नहीं है? इस पर मॉस्को उसे धन्यवाद कहता है और वहाँ से जाने को कह देता है। ये सुनकर लीना समझ जाती है कि मॉस्को अंदर से बहुत दुखी है और वह अपनी सैडनेस छिपाने के लिए बस हंसता रहता है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉस्को उसी लड़की की बुक शॉप पर आता है। उस लड़की का नाम एबी था। असल में वह अपने लिए कुछ बुक्स खरीदने आया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एबी की शॉप के बाहर 2 गुंडे आए। जैसे ही मॉस्को ये देखता है, वह तुरंत एबी के पास जाता है। मॉस्को एबी से पूछता है, ये गुंडे यहाँ क्या कर रहे थे? इस पर एबी कहती है, ये हर हफ्ते हमारा पैसा लूटने आते हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो बेवजह शॉप तोड़ देते हैं। ये सुनकर मॉस्को के दिल में एबी और उसके फादर के लिए बहुत हमदर्दी पैदा हो जाती है। वह एबी से पूछता है, क्या तुम स्कूल नहीं जाती? इस पर एबी कहती है, मेरे डैड के पास मेरी स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं है, इसलिए मैं पूरा दिन यहीं बुक शॉप में रहती हूँ। ये सुनकर मॉस्को और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। इसके बाद मॉस्को रोड हाउस के अंदर आता है, जहाँ बार के सभी लोग टूट फूट की सफाई कर रहे होते हैं। मॉस्को उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन जेना कहती है, ये काम हम कर लेंगे, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक बहुत अमीर आदमी को देखते हैं, जो अपनी बेहद महंगी यॉट पर शेव कर रहा होता है। वहीं वे गुंडे भी होते हैं, जिन्हें पिछली रात मॉस्को ने पीटे थे। वे उसी अमीर आदमी के आदमी होते हैं। उस अमीर आदमी का नाम डैरल था। शेव करते समय उसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट लग जाता है, जिससे डैरल गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका एक बहुत जरूरी काम अटका हुआ था, इसलिए वह चुप रहता है। वह जरूरी काम यह था कि डैरल उस रोड हाउस पर कब्जा करना चाहता था और वहाँ एक शानदार होटल बनाना चाहता था, लेकिन जेना वह रोड हाउस बेचना नहीं चाहती थी। इसीलिए डैरल हर रात अपने गुंडे को जेना के बार में भेजता था, ताकि वे उसे परेशान करें, ताकि डर के मारे जेना वह रोड हाउस बेच दे। लेकिन जेना भी बहुत मजबूत थी, इसीलिए उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए मॉस्को को बुलाया था, और अब मॉस्को अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। अब सीन फिर से रोड हाउस पर आता है, जहाँ आज फिर 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मॉस्को बाहर से अंदर आता है, वे दोनों डर
डर के मारे लड़ाई रोक देते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि मॉस्को का दहशत पूरे टाउन में फैल चुका था और सब लोग उससे डरने लगे थे। इसी तरह वहाँ पूरा एक महीना बीत जाता है और इस पूरे महीने क्लब में एक भी फाइट नहीं होती। यानी मॉस्को को बॉडीगार्ड रखना जेना का बिल्कुल सही फैसला था। मॉस्को अब बारटेंडर्स को भी अपने जैसा बना चुका था। अगर मॉस्को वहाँ ना होता तो सैमुअल और डैन खुद ही लड़ाई रोक देते थे। एक रात जब मॉस्को रोड हाउस से बाहर निकलता है तो वह फिर उन गुंडों को अपनी बाइक्स पर खड़े देखता है। वे दूर से मॉस्को को घूर रहे होते हैं, लेकिन मॉस्को उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। इसी तरह वह रात भी गुजर जाती है। रात में जब मॉस्को अपनी बोट में सो रहा होता है तब हमें पता चलता है कि वह पहले एक UFC फाइटर रह चुका था और कोई आम फाइटर नहीं बल्कि एक वर्ल्ड चैंपियन था। लेकिन उसने UFC छोड़ दिया था क्योंकि एक दिन उसके घर में पीछे से कुछ चोर घुस आए और उन्होंने उसके पेरेंट्स को गोली मार दी, जिससे उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। इसी वजह से मॉस्को हर रात UFC के डरावने सपने देखता था। सुबह मॉस्को एक छोटे रेस्टोरेंट में आता है जहाँ उसकी मुलाकात ग्वेन से होती है। ग्वेन उससे उसके जख्म के बारे में पूछती है और कहती है, तुम उसके बाद चेकअप कराने क्यों नहीं आए? मॉस्को कहता है, अगर मैं पहला चेकअप भी न करवाता फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। ग्वेन मुस्कुराती है और कहती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। यहाँ मॉस्को को एहसास होता है कि ग्वेन उसे पसंद करती है। अब रात में जब मॉस्को रोड हाउस में होता है तो जेना उसे अपनी कैबिन में बुलाती है और उसे उसकी पहली सैलरी देती है। UFC छोड़ने के बाद आज मॉस्को ने पहली बार इतना पैसा देखा था। सैलरी देते समय जेना उससे कहती है, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। यह सुनकर मॉस्को को भी जेना पर थोड़ा शक होता है कि शायद उसे भी वह पसंद आने लगा है, लेकिन मॉस्को किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी रात जब वह सड़क पर चल रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। वह तेज चलने लगता है लेकिन कार उसकी तरफ बढ़ती है और उसे टक्कर मार देती है। मॉस्को जमीन पर गिर जाता है। कार थोड़ी दूर जाकर रुकती है। जैसे ही मॉस्को उठता है कार फिर से उसकी तरफ आती है। मॉस्को बचने की कोशिश करता है लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। कार फिर से उसे टक्कर मार देती है। वह कार कोई और नहीं बल्कि गुंडों का लीडर जेसन चला रहा था। कार मॉस्को को लेकर ब्रिज की तरफ बढ़ जाती है। तभी जेसन और उसका साथी कार से बाहर निकल जाते हैं और मॉस्को कार के साथ पानी में गिर जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मॉस्को अपनी बोट पर वापस आता है जहां जेसन गन लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मॉस्को बिल्कुल नहीं डरता और जेसन के ध्यान भटकने का इंतजार करता है। मौका मिलते ही मॉस्को उसे एक टेबल से मारता है और जेसन को पानी में फेंक देता है। फिर मॉस्को गन उठाकर जेसन के पास आता है, लेकिन उसका दिल साफ होता है इसलिए वह गन को पानी में फेंक देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शोर सुनकर पानी के अंदर खतरनाक मगरमच्छ भी उसकी तरफ आने लगेंगे। इसीलिए एक मगरमच्छ जेसन को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। मॉस्को जेसन को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेसन अब पूरी तरह गायब हो चुका था, इसलिए मॉस्को कुछ नहीं कर पाता और वह रात इसी तरह गुजर जाती है। सुबह मॉस्को सीधे एबी की शॉप पर आता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि अपने लिए एक नया कंप्यूटर खरीदो, क्योंकि इंटरनेट से तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। एबी कंप्यूटर लेकर आती है और मॉस्को को धन्यवाद कहती है। मॉस्को खुशी खुशी एबी की शॉप से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मॉस्को बाहर निकला उसे डैरिल का एक आदमी मिल जाता है। वह मॉस्को से कहता है, बेटा इस रोड हाउस से चला जा, वरना मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें ही दे दूंगा। लेकिन मॉस्को एक ही झटके में उसकी उंगलियां तोड़ देता है। मॉस्को कहता है, अब तुम्हें नई उंगलियों की जरूरत पड़ेगी और याद रखना मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, जिसे बुलाना है बुला लो। ये कहकर वह हंसते हुए रोड हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह जेना से कहता है, कुछ लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, आखिर उन्हें इससे मिलेगा क्या? इस पर जेना अब सारी सच्चाई बता देती है। जेना कहती है, एक आदमी है डैरिल, वह इस रोड हाउस को तोड़कर यहाँ एक बड़ा होटल बनाना चाहता है, क्योंकि इस रोड हाउस का व्यू बहुत अच्छा है और उसका होटल बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन यह मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि यह रोड हाउस और ज्यादा कामयाब बने, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहती। इसी वजह से वे लोग तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। जेना कहती है, मुझे छोड़कर मत जाना, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। इस पर मॉस्को कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब हम डैरिल को देखते हैं, जिसके पास उसका आदमी आता है और कहता है, हमने उस बॉडीगार्ड को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर है, हम उसे हरा नहीं सकते। डैरिल कहता है, अगर हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, उसे मार तो सकते हैं। इसी वजह से डैरिल अपने सबसे खतरनाक फाइटर जॉनसन को अमेरिका बुलाता है। जॉनसन तुरंत डैरिल के पास पहुंच जाता है। डैरिल उससे कहता है, सीधी बात करता हूँ, अगर तुम मॉस्को को यहाँ से भगा दोगे तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। अगर उसकी हड्डियां काम न करें तो उसकी जान ले लेना। इसके बदले में तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। अगर यह भी काम ना आया तो मैं तुमसे भी खतरनाक लोग बुला लूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है। दोस्तों, जॉनसन बहुत अजीब किस्म का आदमी था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी और वह बेहद खतरनाक फाइटर था। अब वह मॉस्को के पीछे पड़ चुका था। सीन फिर मॉस्को पर आता है, जो रोड हाउस में बैठा होता है। तभी डैरिल वहाँ आता है और कहता है, देखो पैसा किसे नहीं चाहिए, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें मिलियनेयर बना दूंगा। लेकिन मॉस्को कहता है, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है, 6 महीने बाद आकर बात करना।
यह सुनकर डेरल बहुत गुस्सा हो जाता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ जॉनसन की एंट्री होती है। आते ही वह चारों तरफ से रोड हाउस तोड़ना शुरू कर देता है। वह इतना खतरनाक था कि बारटेंडर्स को भी मारने लगता है। यह देखकर मॉस्को आखिरकार उठता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जॉनसन कहता है, मैं तो बस अपनी ताकत जांच रहा हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ अपनी ताकत आजमा सकते हो। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जॉनसन बार बार कहता है कि वह सिर्फ अपनी ताकत टेस्ट कर रहा है, लेकिन जॉनसन मॉस्को पर बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि मॉस्को उसे जान से मारना नहीं चाहता था। इसी वजह से जॉनसन मॉस्को को पीटते हुए रोड हाउस से बाहर ले आता है और उसे लात मारता है। जब मॉस्को खड़ा होता है तो वह वहाँ से चला जाता है। जॉनसन हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, हवा निकल गई? लेकिन मॉस्को उसकी बात नहीं सुनता। उसी समय ग्वेन भी मॉस्को से मिलने आती है, लेकिन मॉस्को उसे भी वहाँ से जाने को कह देता है और अकेला चला जाता है। इधर जेना पुलिस के साथ रोड हाउस पहुँचती है। वह रोड हाउस हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अंदर आने पर उसे मॉस्को कहीं दिखाई नहीं देता। उधर मॉस्को अपनी बोट पर अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी जेना वहाँ पहुँचती है और कहती है, यही है तुम्हारी बहादुरी? क्या ऐसे ही बड़े फाइटर्स बनते हैं? वह कहती है, जॉनसन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर कर भाग जाओ। इस पर आखिरकार मॉस्को बोलता है। मॉस्को कहता है, अगर मैं आगे बढ़ा तो लोग मरेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। जेना कहती है, तुम्हें कौन रोक रहा है? अगर केस बनेगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन मॉस्को कहता है, मैं मरना नहीं चाहता और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जब मॉस्को टाउन छोड़ने के लिए बस स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि एबी की शॉप के बाहर फायर ब्रिगेड खड़ी है। जैसे ही वह शॉप के अंदर जाता है उसे सब कुछ जला हुआ दिखता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह देखता है कि बेचारी एबी और उसके पिता भी उसी शॉप में जल गए थे। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब डेरिल और जॉनसन ने किया है। यह देखकर मॉस्को का गुस्सा और भी बढ़ जाता है क्योंकि एक एबी ही थी जिसकी वह यहाँ सबसे ज्यादा परवाह करता था। इसी वजह से वह बस में जाने की बजाय सीधे डेरिल के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे जॉनसन तो नहीं मिलता, लेकिन वह वहाँ मौजूद सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है। वह सिर्फ एक आदमी को जिंदा छोड़ता है और उससे कहता है, अपने बॉस को बता देना मैं कहीं नहीं जा रहा और अब मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। इसके थोड़ी देर बाद मॉस्को अपनी बोट पर कुछ सामान लेने आता है। वहाँ हम देखते हैं कि उसके फ्रीजर में एक लाश रखी हुई थी। हाँ दोस्तों, अब मॉस्को किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। जिस बात से वह डरता था कि उसके गुस्से से लोगों की जान जाएगी, वही अब हो रहा था। इसके बाद मॉस्को अपनी बोट को समंदर के अंदर ले जाता है जो टाउन से थोड़ा दूर था। इसी वजह से जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वह एक पुलिस वाले को तुरंत मार देता है। पुलिस को मारने के बाद वह फिर बीच के किनारे आता है। वहाँ से वह एक बड़े बिजनेसमैन की बोट चुरा लेता है और सीधे डेरिल की बोट की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुँचते ही डेरिल के आदमी उसकी तलाशी लेते हैं और उसे डेरिल के पास ले जाते हैं। मॉस्को को बहुत गुस्सा आता है। वह डेरिल से कहता है, ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें मौत का फरिश्ता नजर आएगा। डेरिल के आदमी उसे वहीं मारने की बात करते हैं, लेकिन डेरिल कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह मुझे 1 घंटे में कैसे मारेगा। ये सुनते ही मॉस्को बिना सोचे रिमोट का बटन दबा देता है। उससे वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। मॉस्को भी नीचे उतरता है और एक एक करके डेरिल के सभी आदमियों को मारता चला जाता है। बोट में आग लग जाती है और वह डूबने वाली होती है। तभी हम डेरिल को देखते हैं जिसने बोट पर ग्वेन को पकड़ रखा होता है। वह ग्वेन को लेकर एक छोटी बोट में बैठकर दूर भागने लगता है, लेकिन मॉस्को भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। डेरिल बहुत तेजी से बोट चला रहा होता है। तभी उसका ध्यान भटकता है और ग्वेन उस पर हमला कर देती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। बोट का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधा बीच पर जाकर क्रैश हो जाती है। समय रहते मॉस्को और ग्वेन पानी में कूद जाते हैं, लेकिन डेरिल बोट के साथ किनारे पर जा गिरता है। मॉस्को जब डेरिल का पीछा करता है तो डेरिल उस पर हमला कर देता है, लेकिन मॉस्को एक ही वार में उसे नीचे गिरा देता है। डेरिल लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉस्को जैसे आदमी के लिए वह कुछ भी नहीं था। ऊपर से उसे एबी का बदला भी लेना था। जैसे ही मॉस्को डेरिल को मारने वाला होता है, तभी पीछे से एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे मॉस्को नीचे गिर जाता है। उस कार में कोई और नहीं बल्कि जॉनसन होता है। बाहर निकलते ही वह मॉस्को से लड़ने लगता है। दोनों की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब जॉनसन मॉस्को को नीचे गिरा देता है और उसकी आंख में लकड़ी घुसाने वाला होता है। मॉस्को किसी तरह उसे रोक लेता है, लेकिन जॉनसन वही लकड़ी सीधे उसकी पीठ में घुसा देता है। जॉनसन किसी साइको से कम नहीं था। वह इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी हंस रहा था। तभी पीछे से डेरिल जॉनसन से कहता है कि तुरंत मॉस्को को मार दो और मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा। अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही जॉनसन को डेरिल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जॉनसन गुस्से में कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने पैसों पर घमंड है, तुमसे तो एक मक्खी भी नहीं मरती। अब देखो तुम्हें कौन बचाता है। इतना कहते ही जॉनसन एक ही पल में डेरिल की गर्दन तोड़ देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह धीरे धीरे मॉस्को की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अब मॉस्को हिम्मत जुटाता है और लकड़ी से जॉनसन पर 5 बार वार करता है
और उसे मार देता है, जिससे जॉनसन नीचे गिर जाता है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जॉनसन जल्दी ही मर जाता है। ये सब ग्वेन भी देख रहा था, लेकिन मॉस्को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि डैरिल मर चुका था और जेना के रोड हाउस पर कोई खतरा नहीं बचा था, इसलिए जेना मॉस्को से वापस जाने को कहती है। वह कहती है कि चिंता मत करो, हर महीने तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आती रहेगी। इसी के साथ दर्द से भरी यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।